ये चलिए अब एक नेक्स्ट सर्कुलर है ऑन इंटरनली जनरेटेड सर्विस। चलिए समझ लेते हैं इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज के केस में क्या बात कर रहे हैं। ये इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज वेयर हेड ऑफिस इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ब्रांच ऑफिस फॉर विच फुल आईटीसी इज अवेलेबल। अब देखिए इधर क्या हो रहा है, इधर एक इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज का मतलब पहले समझ ले हैं। इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज, अरे बेटा इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज का मतलब होता है कि एक हेड ऑफिस है और हेड ऑफिस क्या कर रहा है, अपने ब्रांच ऑफिस को कोई सर्विसेज दे रहा है। हेड ऑफिस अगर अपने ब्रांच ऑफिस को कोई सर्विसेज दे रहा है इंटरनली, हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच ऑफिस के लिए बहुत सारा काम करता है। कभी कभी हेड ऑफिस क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज के थ्रू ब्रांच ऑफिस का अकाउंटिंग भी करवा देता है। बोलता है चल कोई बात नहीं, मेरा ब्रांच ही है, इसका अकाउंटिंग करा देता हूं। हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस डिस्टिंक्ट पर्सन है, लेकिन हेड ऑफिस ने बोला चल कोई बात नहीं, ब्रांच ऑफिस को अपना एम्प्लॉयज को यूज करके अकाउंटिंग कराता हूं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, क्या हेड ऑफिस ने अगर ब्रांच ऑफिस का कुछ काम कर दिया इंटरनली, क्या वो सप्लाई है? यस और नो एवरीवन। सप्लाई बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पर्सन, यस सर सप्लाई है। अब यहां पे अगर सप्लाई है तो वो सप्लाई का क्या वैल्यू होगा, थोड़ा कंफ्यूजन था, उसको लेके क्लैरिफिकेशन आया। चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहे हैं। इशू इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज वेयर हेड ऑफिस इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द ब्रांच ऑफिस। मैं हेड ऑफिस हूं, मैंने क्या किया, ब्रांच ऑफिस को कुछ सर्विसेज दिया। सर अगर हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को सर्विस देगा तो वो सप्लाई है, ठीक है। फॉर विच फुल आईटीसी इज अवेलेबल टू द ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस को पूरा का पूरा फुल आईटीसी इज अवेलेबल, पूरा का पूरा इनपुट टैक्स रेट मिलता है सर, ठीक है। बट हेड ऑफिस मे नॉट बी इशूइंग इनवॉइसेस और हेड ऑफिस मो नॉट बी इंक्लूडिंग। सर हेड ऑफिस क्या कर रहा है ना, सप्लाई तो है लेकिन इसके लिए इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्रांच ऑफिस रजिस्टर्ड पर्सन है सर, और ब्रांच ऑफिस को पूरा का पूरा आईटीसी मिलता है। तो ब्रांच ऑफिस को इनवॉइस नहीं दिया, या फिर सर इनवॉइस दिया लेकिन पता है इनवॉइस में क्या किया, ये हेड ऑफिस ने क्या किया, ब्रांच ऑफिस के लिए काम किया। तो एक तरह से क्या हुआ, हेड ऑफिस का एक एम्प्लॉय था, उसने अकाउंटिंग कर दिया सामने वाले ब्रांच ऑफिस का। तो जो एम्प्लॉय का कॉस्ट था वो भी तो इंक्लूड करना चाहिए था इनवॉइस में। एम्प्लॉय का कॉस्ट को इंक्लूड ही नहीं किया, मतलब जो भी मेरा एम्प्लॉय था उसको मैंने ब्रांच ऑफिस के लिए यूज किया। तो मेरे एम्प्लॉय का जो खर्चा था 50,000 रुपए महीने का, समझ लीजिए सैलरी है, मैंने 10 दिन के लिए उसको अपने ब्रांच के लिए यूज किया। तो सर 10 दिन का जो प्रपोर्शनेट सैलरी होता है उतना अमाउंट तो मेरे को ब्रांच से चार्ज करना चाहिए ना। तो यहां ये बोल रहे हैं कि बट ब्रांच ऑफिस इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है, या फिर अगर इनवॉइस इशू भी कर रहा है तो कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट सच एज सैलरी कॉस्ट वाइल इशूइंग टैक्स इनवॉइस इंक्लूड ही नहीं कर रहा है। सर समझ लीजिए सैलरी का कॉस्ट यहां पे इंक्लूड ही नहीं किया। अरे मेरा एम्प्लॉय तेरे लिए काम किया, ब्रांच के लिए काम किया, तो मेरे एम्प्लॉय को तो तूने यूज किया, तो मैं जब इनवॉइस दूंगा तो मुझे इनवॉइस में तो अपनी सैलरी का कॉस्ट इंक्लूड करके टोटल अमाउंट बिल करना चाहिए। हाँ लेकिन नहीं किया मैंने। वेयर हेड ऑफिस इज वेयर हेड ऑफिस इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड, ये वेयर नहीं होगा, ये वेदर होगा, ये वेदर होगा, ये जो है ये वेयर नहीं होगा, वेदर होगा, वेदर। इसको आप वेदर कर लीजिए, वेदर। सर इन्होंने इनवॉइस इशू नहीं किया तो ये बोल रहे हैं वेदर हेड ऑफिस इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड, इसको आप वेदर कर लीजिएगा, ठीक है। वेदर हेड ऑफिस इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस। सर अगर सप्लाई किया तो क्या इनवॉइस देना मैंडेटरी है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडली whether all costs shall be included in the value of supply by the head office to the branch office where full ITC is available। सर अगर ब्रांच ऑफिस को पूरा का पूरा आईटीसी अवेलेबल होता है तो क्या मुझे एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह सारे कॉस्ट इंक्लूड करना जरूरी है? ये सेकंड क्वेश्चन। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? क्या आप लोगों को सिनारियो पहले समझ में आया? यस सर, एक हेड ऑफिस है, एक ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। यस सर, आपको याद होगा अगर, तो मैंने आप लोगों को यहां पे जब रूल नंबर 28 पढ़ाया था तो रूल नंबर 28 में हमने पढ़ा था कि अगर आपका रिसिपिएंट फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल होता है तो जो वैल्यू डिक्लेयर कर दिया इनवॉइस में उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मानते हुए, उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मानते हुए उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। यस सर, ये हमें याद था कि अगर सप्लायर एंड रिसिपिएंट रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन है तो अगर मेरा रिसिपिएंट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी है, जो वैल्यू मैंने इनवॉइस में डिक्लेयर कर दिया उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। यस सर, ये पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, अब ये क्या बोल रहे हैं यहां पे, ये बोल रहे हैं, चलिए आंसर देखते हैं इसका।
इन्होंने अगर इनवॉइस इशू नहीं किया तो चलेगा क्या, या इनवॉइस इशू किया बट एम्प्लॉय कॉस्ट अगर इंक्लूड नहीं किया तो चलेगा क्या? चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्लैरिफिकेशन, द वैल्यू डिक्लेयर्ड ऑन द इनवॉइस shall be deemed on the invoice by the head office shall be deemed to be the open market value। मतलब आपको इनवॉइस इशू करना है और इनवॉइस में जो वैल्यू डिक्लेयर करोगे, चाहे 10 रुपए डिक्लेयर कर दिया, उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ये बोल रहे हैं irrespective of the fact whether cost of any particular component has been included or not। सर अगर इसको एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी है तो सर आप ही ने तो बोला था जो वैल्यू इनवॉइस में डिक्लेयर कर दोगे, अगर आपका रिसिपिएंट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी है तो जो वैल्यू डिक्लेयर कर दोगे उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मानते हुए उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। आप ही ने बोला था। तो अगर हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को सप्लाई करता है तो देखिए द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस शैल बी डीम्ड एज द ओपन मार्केट वैल्यू। अगर इधर 10 रुपए डिक्लेयर किया है, सेकंड वाले का आंसर लिखा है पहले, अगर 10 रुपए डिक्लेयर किया है तो 10 रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, 10 रुपए पे ही जीएसटी पे करेगा तो चल जाएगा। 1 रुपए डिक्लेयर किया, 1 रुपए पे कर दो। फिर उसके बाद बोला अगर टैक्स इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड, सर समझ लीजिए पहला वाला केस, अगर इनवॉइस इशू नहीं किया तो पहला बात इनवॉइस, अगर आपने इनवॉइस इशू किया है जो वैल्यू डिक्लेयर करोगे वही वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर इनवॉइस इशू नहीं किया तो ये बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ सर्विस मे बी डिक्लेयर्ड एज नील एंड दैट मे बी ओपन मार्केट वैल्यू। अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई जीरो है और जीरो के ऊपर जीएसटी भी जीरो होता है। यही बोला इन्होंने कि द वैल्यू ऑफ सच सर्विस मे बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड नील, कि सर ऐसा माना जाएगा कि जो सप्लाई था उसका वैल्यू नील है, जीरो है, और सर दैट में बी डीम्ड एज द ओपन मार्केट वैल्यू, मतलब आपको कोई जीएसटी वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। तो सर अगर मैंने इनवॉइस इशू नहीं किया, कोई बात नहीं, इनवॉइस इशू नहीं किया तो उसका वैल्यू नील मान लिया जाएगा और उसके ऊपर आपको कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर अगर मैंने इनवॉइस इशू किया है तो जो इनवॉइस में आपने वैल्यू डिक्लेयर कर दिया, 100 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 5,000 रुपए, 5 लाख रुपए, जो इनवॉइस में डिक्लेयर करोगे उसी को वैल्यू मानते हुए उसी पे आपको जीएसटी पे करना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, पहला क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। अब इसके बाद लोगों ने पूछा सर अगर इशू इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज वेयर फुल आईटीसी इज नॉट अवेलेबल टू द ब्रांच ऑफिस, मतलब मैं हेड ऑफिस हूं, ये मेरा ब्रांच ऑफिस है, हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस को सर्विस दिया, लेकिन ब्रांच ऑफिस समझ लीजिए ब्रांच ऑफिस ऐसा है जो सप्लाई करता है ना, वो सप्लाई के ऊपर ब्रांच ऑफिस कोई जीएसटी वगैरह एप्लीकेबल नहीं है, मतलब समझ लीजिए एग्जाम सप्लाई करता है। तो अगर एग्जाम सप्लाई करता है तो सर ब्रांच ऑफिस को तो इनपुट टैक्स रेट अवेलेबल ही नहीं होगा। अगर आपकी सप्लाईज एग्जाम सप्लाई होती हैं तो आपको इनपुट टैक्स रेट नहीं मिलता है। तो अगर ब्रांच ऑफिस ऐसा है जिसको फुल आईटीसी अवेलेबल ही नहीं होता है सर, ब्रांच ऑफिस इज एंगेज्ड इन एग्जाम सप्लाई सर, तो ब्रांच ऑफिस जो एग्जाम सप्लाईज करता है तो उसे पूरा का पूरा आईटीसी तो मिलता नहीं होगा। तो अगर इस केस में अगर ब्रांच ऑफिस इज नॉट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी तो क्या होगा सर? वेदर कॉस्ट ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द हेड ऑफिस इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग द सर्विस, तो सर जब यहां से यहां सप्लाई किया गया उसके लिए जब इनवॉइस इशू किया जाएगा तो हम इनवॉइस में अगर ये जो हेड ऑफिस है इसके एम्प्लॉय का कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते हैं तो क्या चलेगा? तो इन्होंने बोला इन रेस्पेक्ट ऑफ internally generated service where full ITC is not available to the concerned branch, whether cost of salary of the head office, employee of the head office included involved in providing the said service is mandatorily required to be included while computing taxable value of supply of service by the head office to the branch office। तो सर अगर मेरी ब्रांच ऑफिस को आईटीसी नहीं मिलता है तो सर अगर आईटीसी मिलता है तो सर उस केस में तो याद रखिएगा जो वैल्यू डिक्लेयर कर दिया चल जाएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर सर मेरी ब्रांच ऑफिस को पूरा का पूरा आईटीसी नहीं मिलता है तो जो सप्लाई है उसके लिए मैं इनवॉइस जब इश्यू करूंगा क्या मुझे एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड करना मैंडेटरी है या इंक्लूड नहीं करूंगा तो भी चलेगा? अदर कॉस्ट तो इंक्लूड कर लूंगा, इंटरनली कोई सर्विस दिया है ब्रांच ऑफिस को सब कॉस्ट इंक्लूड कर लूंगा, लेकिन अगर मैंने एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया तो ये बोल रहे हैं in respect of internally generated service cost of salary of the employee of the head office is not mandatorily required। इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन इशू कर दिया कि सर अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड नहीं भी करोगे not required to be included even in a case where full ITC is not available to the concerned branch। मतलब अगर एम्प्लॉय कॉस्ट इनवॉइस जब इश्यू करोगे इनवॉइस में आपने अगर एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड नहीं भी किया तो भी चल जाएगा।
ये यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने बोल दिया है कि जो एम्प्लॉय का खर्चा था वो इंक्लूड, जो भी इंटरनली जनरेटेड सर्विस है, सप्लाई है, आपको जीएसटी पे करना है, इनवॉइस इश्यू कीजिए। इनवॉइस में अगर आपने एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, ऐसा इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया यहाँ पे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, ये पॉइंट क्लियर है। बस यही एक छोटा सा सर्कुलर था ऑन इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज। डन।